हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल जुनून पढ़ाई का में। हम लोग जो जुलाई में सीटेट होना है उसके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख रहे हैं, जिसमें हमने पैडागोजी के जो क्वेश्चंस थे 2018 के जूनियर वाला और प्राइमरी वाला दोनों के ही क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। आज हम जो हमारा पेपर 2 होता है जिसमें सोशल साइंस आता है, उस सोशल साइंस वाला जो सेगमेंट है उसको सॉल्व करेंगे। और ये कब का है, तो 2018 में जो हुआ था हमारा पेपर उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ठीक है, तो टोटल जो है 31 से लेकर के 45 तक जो क्वेश्चंस हैं उन्हें आज हम सॉल्व करेंगे। और बाकी जो है आपको पता होगा कि टोटल 60 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, लेकिन एक ही दिन में अगर 60 क्वेश्चन करेंगे तो बहुत लेंदी क्लास हो जाएगी। चलिए देखते हैं क्या कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं हमारे सोशल साइंस वाले सेगमेंट में उसको। ठीक है, तो सारे के सारे आंसर्स हमने ओरिजिनल जो हमारी आंसर की आती है वेबसाइट से, सीटेट की वेबसाइट से, वहाँ से लिए हुए हैं। तो आपको टेंशन नहीं लेना है कि आंसर रॉन्ग है वगैरह वगैरह, ये सब नहीं सोचना है। आपको बस एक्सप्लेनेशन सुनने हैं और साथ में अगर आपको कुछ लगे कि नहीं आपके काम की चीज़ है, आपको नई चीज़ जानकारी मिल रही है, तो आप उसको नोट डाउन भी कर सकते हैं। चलिए देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन। तो देखिए डायरेक्शंस वगैरह दिए हुए हैं, सबसे सही उपयुक्त जो विकल्प है उसका आपको चुनाव करना है। क्वेश्चन फर्स्ट देखिए आपसे क्या पूछ रहे हैं। जो पहला सेगमेंट है आप इसमें देखेंगे कि जो हमारा जियोग्राफी है ना, उससे क्वेश्चंस इसके पूछे गए हैं। ठीक है, तो चलिए देखिए पहला जो क्वेश्चन है वो आपसे कह रहे हैं कि जो हमारा विंड वेन है ये किसके मेजरमेंट के लिए यूज किया जाता है, अर्थात वात दिग्दर्शी का प्रयोग क्या मापने के लिए किया जाता है, ये आपको बताना है। वात मतलब हवा होता है, ये तो आपको समझ आ ही रहा होगा। तो जाहिर सी बात है कि आप देखिए सारे के सारे जो ऑप्शंस हैं वो भी वायु से ही संबंधित है, तो इस एक पॉइंट से आपका क्वेश्चन नहीं सॉल्व होने वाला। चलिए देखते हैं क्या क्या ऑप्शंस हैं। पहला है विंड वेलोसिटी, दूसरा है एयर प्रेशर, तीसरा है विंड डायरेक्शन, चौथा है एयर टेम्परेचर, अर्थात वायु का वेग, वायु का दाब, वायु की दिशा या फिर वायु का तापमान। तो देखिए जो वात दिग्दर्शी नामक यंत्र होता है उससे हम लोग वायु की दिशा अर्थात विंड डायरेक्शन जो है वो मापते हैं। ऑप्शन जो सी है अर्थात तीसरा है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, और अगला क्वेश्चन देखिए कितना घुमावदार है। क्या पूछ रहे हैं आपसे, कह रहे हैं कि वायुमंडल की निम्नलिखित में से कौन सी परत रेडियो तरंगों के संचरण में मदद करती है, अर्थात विच वन ऑफ द फॉलोइंग लेयर्स ऑफ द एटमॉस्फेयर हेल्प्स इन द ट्रांसमिशन ऑफ रेडियो वेव्स। चलिए ऑप्शंस देखिए, स्ट्रेटोस्फियर, मीजोस्फियर, थर्मोस्फियर या फिर एक्सोस्फियर। तो आपने पढ़ा जरूर होगा कि हम लोग जो हमारी पृथ्वी है उसको कई मंडलों में बांट करके पढ़ते हैं, जिसमें नीचे से ऊपर की तरफ अगर आप जाएं तो सबसे नीचे आता है क्षोभ मंडल, उसके बाद समताप मंडल, देन मध्य मंडल, देन आयन मंडल, उसके बाद बहिर्मंडल आ जाता है। ठीक है, तो आप देखिए जो वायुमंडल की वो परत जिसमें मतलब कि रेडियो तरंगों का संचरण होता है, वो जो मतलब की परत होती है उसे एग्जैक्टली बोला जाता है आयन मंडल, यानी कि आयनोस्फीयर। लेकिन आप ऑप्शन में देखेंगे आपको कहीं भी आयनोस्फीयर नहीं दिया हुआ है, लेकिन हमें उत्तर तो देना ही है और उत्तर जो ऑप्शन दिए हैं उन्हीं में से देना है। तो इस ऑप्शन के हिसाब से इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी वाला, अर्थात बाह्य वायुमंडल। तो ये बाह्य वायुमंडल क्यों हो रहा है, क्योंकि जो आयन मंडल है ना वो इसी बाह्य वायुमंडल का हिस्सा होता है। ठीक है, यानी कि जो आयनोस्फीयर है वो थर्मोस्फीयर का ही एक भाग माना जाता है, इसी वजह से इसका जो उत्तर है वो हो जाना है हमारा बाह्य वायुमंडल। अब देखिए जो हमारा मतलब कि वो होता है ना, कहाँ गया थर्मोस्फीयर, ये जो थर्मोस्फीयर है, नहीं क्षोभ मंडल दरअसल इसमें दिया नहीं है। फिलहाल के लिए जो सबसे निचली सतह होती है जिसको हम क्षोभ मंडल कहते हैं उसे इंग्लिश में बोला जाता है ट्रोपोस्फियर। तो ये ना सबसे निचली परत होती है, मेरा बताने का मतलब ये था। अगर आप इसको पढ़ना स्टार्ट करें, अर्थात जब भी आपको ये पढ़ाया जाएगा, हम खुद भी ज्योग्राफी यहाँ पे पढ़ाएंगे, तो हम लोग इसको 5 परतों में जब बांट करके पढ़ेंगे तो आपको और अच्छे से इसकी जो जानकारी है वो हो जानी है। ठीक है, तो सबसे जो निचली सतह है उसको हम क्या कहते हैं, क्षोभ मंडल कहते हैं। ठीक है, क्षोभ मंडल, और इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, ट्रोपोस्फियर। दूसरा जो आता है हमारा वो आ जाता है समताप मंडल। ठीक है, समताप मंडल। आप लोगों ने क्वेश्चन जरूर पढ़ा होगा कि जो वायुयान है अर्थात जो जहाज वगैरह हैं वो कौन से लेयर में उड़ाए जाते हैं, तो यही समताप मंडल में उड़ाए जाते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पे आप देखेंगे कि बारिश, आंधी, तूफान, इस तरह की जो सिचुएशन है नहीं आती है, लगभग जो टेम्परेचर है वो स्थिर रहता है। तीसरी जो हमारी परत आती है वो आ जाती है मध्य मंडल, और इसी मध्य मंडल को क्या कहते हैं, तो इसी मध्य मंडल में आप देखेंगे कि मतलब कि इसमें ना चमकने वाले जो बादल होते हैं वो पाए जाते हैं, और इसी को कहते हैं स्ट्रेटोस्फेयर इंग्लिश में। ठीक है,
मध्य मंडल के ऊपर जब आप जाएंगे तो हमारा आता है आयन मंडल। कौन सा मंडल? आयन मंडल। और यही जो है इसका सही उत्तर होना चाहिए था, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया है। फिर लास्ट में आप देखेंगे वो आता है हमारा बहिर्मंडल, और ये सबसे बाहरी सतह मानी जाती है, ठीक है, बाहरी सतह है बहिर्मंडल। और जो आयनोस्फेयर है उसके बारे में एक पॉइंट और आपको जान के रखना है कि जो आईएसएस है, अर्थात जो मतलब कि जहाँ पे लोग जाते हैं रहने के लिए, अंतरिक्ष वगैरह जिसको हम बोलते हैं, तो वो जो बनाए जाते हैं ना, वो यहीं पे बनाए जाते हैं, अंतरिक्ष स्टेशन। और यहाँ पे एक घटना घटती है जिसको हम ऑरोरा बोरियोलिस या ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस कहते हैं, ठीक है। तो ये जो मतलब कि सिचुएशन है ये आपको कहाँ देखने को मिलती है? तो आयन मंडल में ये आपको देखने को मिल जाती है। क्षोभ मंडल हमको बताना था, क्यों? क्योंकि जो भी आंधी तूफान बारिश वगैरह है, बादल जो भी मतलब कि इस मौसम की स्थिति खराब होती है, वो सब कहाँ पे होते हैं? तो ये सब इसी क्षोभ मंडल में ही होते हैं। तो इसका जो सही उत्तर है वो तो हो जाएगा हमारा ऑप्शन मतलब कि 3 वाला, अर्थात बाह्य वायुमंडल। क्यों? क्योंकि जो आयन मंडल है वो इसी बाह्य वायुमंडल का ही एक हिस्सा होता है। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन हमें उत्तर चूज करना था, तो तीसरा वाला विकल्प सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपको एक फिगर बना के दिया गया है और आपको इस फिगर को देख करके बताना है कि पृथ्वी की ये जो परतें हैं इनको आप क्रम से बताइए कि आंतरिक से बाहरतम का जो परत है वो कौन, अर्थात सबसे आंतरिक परत कौन सी है, फिर उससे बाहर, उससे बाहर, उससे बाहर कौन सी, ठीक है। तो हम लोग अक्सर ये वाला जो चित्र है आप देखेंगे कि जो हमारी क्लास 7 की पॉलिटी कह रहे हैं, जो क्लास 7 की ज्योग्राफी है उसमें ये चित्र बना हुआ है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो हमने जो नई वाली एनसीईआरटी है क्लास 7 की उसको करवाया हुआ है अपने से चैनल पे, हम लोग फिर से कराएंगे क्वेश्चन आंसर के माध्यम से, नोटिफिकेशन आउट हो जाए तो ये जो चित्र है ना ये हमारी एनसीईआरटी में दिया हुआ है। लेकिन अगर आप वैसे नॉर्मल किसी टीचर से पढ़ेंगे तो जो टीचर्स वगैरह पढ़ाते हैं वो कैसे पढ़ाते हैं, वो एक चित्र बनाते हैं इस तरह का, ठीक है। ये कैसा चित्र है? तो पृथ्वी का बना देते हैं और ये सबसे बाहरी परत मान लेते हैं और ऐसे ऐसे 6371 किलोमीटर तक नीचे तक वो लोग जाते हैं। और सबसे अगर आंतरिक रूप में पूछा गया है तो सबसे आंतरिक रूप में आप देखेंगे कि जो हमारा कोर होता है ना उसको 2 पार्ट्स में हम लोग डिवाइड करके पढ़ते हैं, एक तो बाहरी कोर, दूसरा आंतरिक कोर, ठीक है। फिलहाल के लिए हम लोग आपको स्टार्टिंग से बताएंगे, यानी कि ऊपर से हम लोग नीचे जाएंगे, उसके बाद फिर हम आपको क्रम से बता देंगे कि इसका जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे ऊपर आप देखिए आता है हमारा क्रस्ट, ठीक है, क्रस्ट आता है सबसे ऊपर और इसको हम क्या कहते हैं? तो पृथ्वी की ऊपरी सतह होती है ये, और इसको हिंदी में कहते हैं परपटी, ठीक है। क्रस्ट के बाद आता है मैंटल, ठीक है, क्या आता है? मैंटल। और ये जो मैंटल है इसको भी हम लोग 2 पार्ट्स में पढ़ते हैं, एक तो अपर मेंटल और दूसरा है मतलब कि निचला यानी कि इनर मेंटल। तीसरा हमारा आता है कोर, और इस कोर को भी हम लोग 2 पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ते हैं, दूसरा है हमारा अपर कोर और लास्ट में आता है हमारा इनर कोर, ठीक है। तो आप देखिए क्रस्ट मैंटल कोर 3 पार्ट्स में, अर्थात इसको जो हम लोग पृथ्वी को पढ़ते हैं ना तो उसको 3 हिस्सों में डिवाइड करके पढ़ते हैं। सबसे ऊपरी जो हिस्सा है उसको हम लोग क्रस्ट बोलते हैं, दूसरा वाला जो हिस्सा आता है उसको हम लोग मैंटल बोलते हैं, तीसरा वाला हिस्सा और जो है सबसे अंतिम हिस्सा भी होता है जिसको हम लोग कोर बोलते हैं, और सभी को अपर और इनर दोनों में बांट के ही पढ़ते हैं। तो इसमें देखिए आप कि ये जो सबसे बाहरी परत ये वाली दिखाई पड़ रही ब्लैक, ये तो हो जाएगी हमारी क्रस्ट, क्या हो जाएगी? ये तो हमारी क्रस्ट हो जाएगी। दूसरी पृष्ठ जो है, दूसरी वाली जो परत है वो तो हो जाएगी मैंटल, ठीक है, मैंटल। तीसरी वाली जो है ये क्या हो जाएगी? तो ये हो जाएगी हमारी इनर मेंटल। और चौथी आप देखिए आउटर कोर, और लास्ट में हो जाएगा हमारा इनर कोर, ठीक है। तो इसको आप देख लिए। अब हमसे पूछ क्या रहे हैं कि सबसे आंतरिक से बाहर, तो सबसे आंतरिक हमने क्या बताया? इनर कोर, ठीक है। तो इनर कोर 2 जगह पे है, तो ये 2 ऑप्शंस तो आप हटा ही दीजिए। इनर कोर के बाहर क्या आएगा? आउटर कोर के बाद आएगा मेंटल के बाद आएगा क्रस्ट। उत्तर देखिए आपको क्या मिल जाएगा? ऑप्शन डी वाला, अर्थात आंतरिक से बाहरतम जब हम लोग जाएंगे पृथ्वी को लेकर के तो आंतरिक कोर, बाहरी कोर, मेंटल, परपटी, ठीक है। ऑप्शन जो मतलब कि 4 जो है ये इसका सही हो जाएगा। हम लोग इसको शियाल सीमा नीफे करके भी पढ़ते हैं, तो ये सारे सेगमेंट जब आएंगे तो उसमें हम लोग जरूर इसको देखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, 34 नंबर का एक चित्र दिखाया गया है और आपसे कह रहे हैं कि दरअसल आप बताइए ये जो चित्र है ना वो किस सिचुएशन को दर्शा रहा है। तो चलिए देख लेंगे। इसका जो उत्तर है वो अगर आप गूगल करेंगे ना तो गूगल इसका उत्तर गलत बता रहा है। जो हमने जेमिनी एआई है ना उससे भी पूछने का प्रयास किया, वो भी उत्तर गलत बता रहे थे। फिलहाल के लिए हम लोग इसका जो उत्तर है वो मतलब कि जो हमारी ऑफिशियल आंसर की है वहां से देखेंगे। कह रहे हैं कि दिए गए आरेख में सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा की स्थिति को ध्यान से देखिए, बताइए ये क्या दर्शा रहे हैं। तो यहाँ देखिए ये हमारी प्यारी पृथ्वी को दर्शाया गया है, यहाँ है हमारे सूर्यदेव, ठीक है, ये सूर्य है,
ये है हमारी प्यारी पृथ्वी और ये है चंद्रमा, ठीक है। तो अब देखिए कि सूर्य और पृथ्वी जो है एक सीध में है, ठीक है, सूर्य और पृथ्वी एक सीध में है, जबकि चंद्रमा और पृथ्वी जो है वो एक सीध में आपको दर्शाए गए हैं। और इस तरह की जो सिचुएशन है वो कब बनती है ये आपको बताना है। तो देखिए इसका जो उत्तर है ना वो चौथा वाला हो जाना है, यानी कि नीप टाइड अर्थात लघु ज्वार भाटा। ऑप्शन 4 जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखिए क्या कह रहे हैं। कह रहे हैं कि जो नदियां हैं ना, व्हेन द रिवर इंटर्स द प्लेन इट बेंड्स एंड फ्लोज फॉर्मिंग लार्ज बेंड्स नोन एज, अर्थात जो नदी हैं जब मैदानों में प्रवेश करती हैं तो ये मुड़ जाती हैं, बड़े मोड़ बना करके बहना स्टार्ट कर देती हैं, उसे हम क्या कहते हैं ये आपको बताना है। ऑप्शन देखें, तटबंध, बाढ़ का मैदान, विसर्प या फिर चाप झील। तो चाप झील तो दूसरी सिचुएशन होती है, जो नदियाँ मुख्य नदी है उससे कट करके जो है ये मतलब कि जानवर के खुर के आकार का एक लेक बना लेती है, तो वो तो दूसरी स्थिति हो जाती है। लेकिन जिस सिचुएशन को यहाँ दर्शाया गया है वो इसका जो सही उत्तर है वो क्या हो जाना है, मिएंडर, ठीक है। अर्थात जब नदियाँ जो है ना वो मतलब कि मैदानों में प्रवेश करती हैं तो आप देखेंगे कि वो मुड़ जाती हैं, तो जो बड़े आकार का ये मोड़ बनाती हैं इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं विसर्प या मिएंडर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और ये सब ना लाइन से ऐसे लिखे हुए हैं हमारे क्लास 7 की जो एनसीईआरटी है उसमें, ठीक है। तो एनसीईआरटी बहुत मस्ट है, अगर आप जो है सीटेट में एसएसटी का जो पेपर 2 है उसको क्लियर करना चाहते हैं तो आपको मतलब कि एनसीईआरटी कवर करनी पड़ेगी। बुक को खुद से पढ़ें, क्वेश्चंस जो है किसी टीचर से करवाए जा रहे हैं तो कर लें, या फिर अपनी मर्जी से भी आपको समझ आता है तो कर सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। कह रहे हैं कि अधिकांश दुर्गम क्षेत्रों में और आपदाओं के समय में लोगों को बचाने, भोजन, जल, कपड़े और दवाओं को वितरित करने के लिए यातायात का कौन सा साधन सबसे बेहतर है। ऑप्शंस देखें, एयरवेज यानी कि वायु मार्ग, रेलवे अर्थात रेल मार्ग, रोडवे अर्थात सड़क मार्ग, या फिर वाटरवेज अर्थात जल मार्ग। तो आपको समझ आ रहा होगा कि सही उत्तर इसका वायु मार्ग हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जब ऊबड़ खाबड़ रास्ता है, रास्ता अच्छा नहीं है, दुर्गम इलाके हैं, तो आप वहाँ पे रेल कैसे ले जाएंगे। अभी भी भारत देश के ऐसे इलाके हैं जहाँ पे रेल की सुविधा ही नहीं है, सड़क तो जाहिर सी बात है कि वहाँ पे बनी ही नहीं होगी, और जल मार्ग तो वहाँ जहाँ पानी होगा वहीं पे आप मतलब कि पानी वाला रास्ता चूज करेंगे ना। उत्तर क्या हो जाएगा, वायु मार्ग। कहीं भी हो, कैसी भी स्थिति हो, कैसा भी इलाका हो, हर जगह पहुँच जाता है। उत्तर क्या होना है, ऑप्शन ए वाला, यानी कि 1। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 37। कह रहे हैं कि भूगोल की वह शाखा जो विशिष्ट मानव जनसंख्या की संरचना के विषय से संबंधित है वो क्या कहलाती है। अर्थात आपको बताना है कि जो हमारा जियोग्राफी है उसका एक ब्रांच होता है जो मानव जनसंख्या की संरचना से संबंधित होती है। आपको बताना है उसका सही उत्तर क्या होना है, नगरीय भूगोल अर्थात अर्बन ज्योग्राफी, तो इसमें तो अर्बनाइजेशन के बारे में बातचीत होती, बायोज्योग्राफी अर्थात जैव भूगोल, या फिर डेमोग्राफी अर्थात जनसांख्यिकी, या ह्यूमन ज्योग्राफी अर्थात मानव भूगोल। तो आप देखिए एक बार हमें लग सकता है ना कि इसका मानव भूगोल हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। उत्तर क्या हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा अर्थात जनसांख्यिकी, ऑप्शन 3। अगला क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। कह रहे हैं कि एक कथन दिया गया है, दूसरा कारण, और आपको सही उत्तर का चयन करना है। कथन क्या है कि सूर्य जो है ना गुजरात में अरुणाचल प्रदेश से लगभग 2 घंटे बाद अस्त होता है। तो आपने पढ़ा होगा कि हमारे यहाँ जो सूर्य है उसका उदय अरुणाचल प्रदेश में पहले होता है, अब जहाँ पहले उदय होगा वहीं पे अस्त भी पहले होगा। तो ये वाला स्टेटमेंट सही है कि गुजरात में जो है अरुणाचल प्रदेश से लगभग 2 घंटे के बाद जो सूर्यास्त है वो होता है। पहला स्टेटमेंट ठीक है। दूसरा कह रहे हैं कि अरुणाचल प्रदेश गुजरात की तुलना में उच्च अक्षांश पर स्थित है। बात तो ये भी ठीक है, अरुणाचल प्रदेश जो है वो गुजरात की तुलना में जो हाई एल्टीट्यूड है वहाँ पे मतलब कि हाई लैटीट्यूड जो है वहाँ पे स्थित है। तो ये बात तो सही है। आप जब मैप देखेंगे ना तो आप देखेंगे कि जो हमारा गुजरात है वो आपको यहाँ मिलेगा, जबकि जो अरुणाचल प्रदेश है वो आपको इस जगह पे मिल जाएगा। तो देखिए अक्षांश जो है वो ऊपर है, ठीक है। तो ये बात तो ठीक है। हमें से क्या कह रहे हैं कि आपके पास जो पहला विकल्प है कि ए और आर दोनों सत्य हैं, आर ए को स्पष्ट करता है। देखिए अपने आप में स्टेटमेंट दोनों सही हैं, लेकिन आप देखेंगे कि जो कथन है ना वो कारण की व्याख्या नहीं कर रहा दरअसल। तो ये क्वेश्चन हम कैसे सॉल्व करते हैं, देखिए सूर्य जो है वो गुजरात में मतलब कि जो सूर्यास्त है वो गुजरात में अरुणाचल प्रदेश के बाद मतलब होता है, ये बात एकदम सही है। अरुणाचल प्रदेश गुजरात की तुलना में उच्च अक्षांश पर स्थित है, ये बात भी सही है। लेकिन अगर हमसे जब कथन कारण के क्वेश्चन बनते हैं तो दरअसल वो ये आपसे जानना चाह रहे हैं कि क्या
अरुणाचल प्रदेश जो है गुजरात की तुलना में उच्च अक्षांश पर स्थित है, इस वजह से सूर्यास्त गुजरात में लेट में हो रहा है? तो नहीं, ये बात नहीं है, इसके लिए ये कारक जिम्मेदार नहीं है। तो हम लोग इसका जब उत्तर चूज करेंगे ना, तो क्या चूज करेंगे कि मतलब दोनों अपने आप में स्टेटमेंट सत्य हैं, लेकिन ये जो आर है वो ए को स्पष्ट नहीं कर रहा। ठीक है, ऑप्शन जो दो है वो सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। और ये क्या कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का एक गैर परंपरागत स्रोत है, अर्थात एक ऐसा ऊर्जा का सोर्स जो कि मतलब कि नॉन कन्वेंशनल है। तो देखिए क्या है, ईंधन, प्राकृतिक गैस, सौर ऊर्जा या फिर कोयला। ऑफ कोर्स इसका जो सही उत्तर है वो तीसरा हो जाएगा, अर्थात सोलर एनर्जी। तो गैर परंपरागत सोर्स जो है वो कौन सा हो जाना है, वो हो जाना है हमारा सोलर एनर्जी, ऑप्शन 3। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहे हैं कि विशेष रूप से निर्मित टैंकों और तालाबों में जो मछली का प्रजनन है वो क्या कहलाता है, अर्थात जो हम लोग मछली पालन है ना वो आपसे पूछ रहे हैं क्या कहलाता है। कह रहे हैं सेरिकल्चर, तो ये तो नहीं है। विटीकल्चर, ये तो अंगूर की खेती वाला मामला है। हॉर्टिकल्चर, ये तो खेती से ये भी संबंधित है। पिसीकल्चर, देखिए इसका जो सही उत्तर है ना वो डी वाला हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन 4 पिसीकल्चर। ठीक है, तो जो मतलब कि मानव के द्वारा निर्मित करा के तालाब में मछली वगैरह का प्रजनन करवाया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं पिसीकल्चर, ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 41 क्या कह रहे हैं कि स्थल का एक शकरा भाग, ठीक है, यानी कि भूखंड का एक पतला सा भाग है जो दो बड़े स्थलीय भागों को एक दूसरे से जोड़ता है, यानी कि दो बड़े स्थल खंडों को एक दूसरे से जोड़ने का काम कर रहा है, उसे क्या कहते हैं ये बताइए। ऑप्शन देखें, जल संधि, स्थल संधि, द्वीप या फिर खाड़ी। तो देखिए जो जल संधि होती है ना वो दो बड़ी जल राशियों को जोड़ने का काम करती है, लेकिन हमसे क्या करें कि स्थलीय भागों को एक दूसरे से जोड़ना है, तो क्या हो जाएगा, स्थल संधि हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन स्थमस यानी कि ऑप्शन जो 2 है वो इसका एकदम सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि स्थल का एक सकरा भाग जो दो बड़े स्थलीय भागों को आपस में जोड़ने का काम करता है वो स्थल संधि का उदाहरण है। आपने पढ़ा होगा पनामा स्थल संधि, तो जो पनामा स्थल संधि है वो नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के मध्य में है, तो वो क्या है, वो पनामा स्थल संधि इसी का एग्जाम्पल है। किसका, कि दो बड़े स्थलीय भागों को एक दूसरे से जोड़ने का काम कर रहा है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा महाद्वीप आकार में सबसे छोटा है। तो हमने ये वाला जो क्वेश्चन है ये मतलब कि अपने जो नई एनसीईआरटी में ज्योग्राफी हमने कराया है उसमें कराया हुआ है, बताया भी है कि कौन सा सबसे बड़ा है, कौन सा सबसे छोटा है, और कैसे गणना के आधार पर हम लोग कभी कभी कहते हैं कि 5 महाद्वीप हैं, कभी कभी कहते हैं कि 6 हैं, कभी कभी कहते हैं 7 हैं। तो ये सारे स्टेटमेंट्स आप वहाँ पे देखिए। तो देखिए क्या बात है कि आपसे पूछ रहे हैं कि सबसे छोटा जो है वो कौन सा है, तो ऑफ कोर्स इसका जो उत्तर है वो हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, तो सबसे बड़ा कौन सा है, सबसे बड़ा है हमारा एशिया। ठीक है, दूसरे पे आता है हमारा अफ्रीका, तीसरे पे आता है हमारा नॉर्थ अमेरिका, चौथे पे आता है हमारा साउथ अमेरिका, पांचवे पे आ जाता है अंटार्कटिका, छठे पे आता है हमारा यूरोप, और ऑफ कोर्स सबसे छोटा है हमारा ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, तो ऑस्ट्रेलिया से क्वेश्चन खूब बनते हैं, इसे जो है मतलब कि थोड़ा ध्यान से देख लीजिएगा मैप वगैरह में, तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। हालांकि हम लोग मैप वगैरह में ये सब देखेंगे एक बार नोटिफिकेशन आउट हो जाए तो। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 43 क्या कह रहे हैं कि उच्च प्राथमिक स्तर पर, यानी कि ये पैडागोजी से क्वेश्चन है। ठीक है, तो आप देखिएगा सोशल साइंस में तो मतलब कि 20 मार्क्स की पैडागोजी पूछी जाती है, तो उससे क्वेश्चन है कि उच्च प्राथमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान में क्या शामिल है। तो हमारे पास ऑप्शंस क्या है, इतिहास, भूगोल, राजनीति विज्ञान या मनोविज्ञान। तो देखिए साइकोलॉजी इसमें शामिल नहीं है। ठीक है, बाकी तो ये तीनों चीज़ें हैं। दूसरा इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, तो जो सोशियोलॉजी है वो शामिल नहीं है। इतिहास, भूगोल, राजनीति विज्ञान या अर्थशास्त्र तीसरा वाला सही हो जाएगा। ठीक है, आप देखिए क्लास 6, 7, 8 ये जो हम लोग जो पढ़ाते हैं ना सोशल साइंस, उसमें आप देखिए हिस्ट्री भी है, जियोग्राफी भी है, पॉलिटिकल साइंस भी है और इकोनॉमिक्स भी है। ठीक है, जिसमें हमने सीटेट को नज़र में रखते हुए हिस्ट्री कंप्लीट कर लिया है क्लास 6 से 8, पॉलिटी भी कंप्लीट कर लिया है अर्थात पॉलिटिकल साइंस। अभी हमें केवल और केवल जियोग्राफी कंप्लीट करना रह गया है, तो नोटिफिकेशन का वेट हो रहा है, देखिए कब आता है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 44, और ये सेकंड लास्ट क्वेश्चन है आज के सेशन का। कह रहे हैं कि आगमनात्मक जो अधिगम है, यानी कि जो हमारा आगमनात्मक शिक्षण विधि होती है, सीखने का जो तरीका है, उसमें किस विधा का विरोधाभास है, अर्थात किस विधा का हम लोग उसमें यूज नहीं करते हैं, वो आपको बताना है। व्याख्यानात्मक शिक्षण, संरचनात्मक, अनुकरण या फिर निपुणात्मक। तो आप देखिए कि जो हमारा आगमनात्मक शिक्षण विधि है ना उसमें व्याख्यानात्मक शिक्षण का काम नहीं होता, ये निगमनात्मक जो शिक्षण विधि है उसके लिए उपयोगी होता है। लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन क्या है, कथन दिए गए कथन ए और बी को पढ़िए और सही उत्तर का चयन कीजिए। पहला कथन क्या है,
आलोचनात्मक सोच धारणाओं के निर्माण तथा विचारों के अनुप्रयोग और विस्तार को बढ़ावा देती है। ठीक है, कौन सी सोच? आलोचनात्मक सोच। दूसरा कह रहे हैं कि यह दूसरों के तर्कों और विश्वासों को समझने और मूल्यांकन करने में मदद नहीं करती है। तो ऑप्शंस देखिए, पहला है कि ए सत्य है, बी असत्य है। दूसरा कह रहे हैं ए असत्य है, बी सत्य है। तीसरा है ए और बी दोनों असत्य हैं। और चौथा है ए और दो बी मतलब दोनों ही सत्य हैं। तो ऑफ कोर्स देखिए, दूसरे वाले में कह रहे हैं कि मदद नहीं करती, तो ये बात गलत है। उत्तर जो है इसका पहला वाला हो जाएगा, अर्थात पहला कथन सही है लेकिन दूसरा कथन गलत है। ठीक है, तो उत्तर इसका पहला हो जाएगा। बाकी के क्वेश्चंस नेक्स्ट जो सेशंस आएंगे उसमें हम लोग सॉल्व करेंगे। तो चलिए, ये रही आज की अपनी वीडियो। आई होप आपको क्वेश्चन समझ आए होंगे, जो हमने एक्सप्लेनेशन दिया है वो समझ आया होगा। अगर कोई क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। फिर मिलेंगे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।